मनोरमा के दो बेटे थे। बड़े बेटे मयंक ने शहर की एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी करके अपने साथ लेकर आया था, तो वहीं छोटे बेटे कुणाल ने एक गांव की देसी लड़की से शादी करके अपने साथ लाया था। दोनों भाई अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर खड़े थे, जहां उसके माता पिता भी आ जाते हैं। हे मारा राम जी, अरे ये क्या बेटा, तूने दोनों ने शादी कर ली? हमारे अरमानों का क्या? कितने सपने संजोए थे तुम्हारी शादियों को लेकर, दोनों ने ही सपनों को चूर चूर करके रख दिया। अरे भाग्यवान, अब तुमने अरमान क्या लगा रखा है? जब तुम्हारे दोनों बेटों ने शादी करके अपने अपनी पसंद से बहुओं को लेकर यहाँ आ गए हैं, तो अब इन अरमानों को मारो गोली। ठीक है, अब बहुओं को जो है गृह प्रवेश कराओ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। इसके बाद मनोरमा घर के अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू को देखकर कहती है, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा मयंक बेटा, कि मुझे जैसी बहू चाहिए थी तू वैसी ही बहू मेरे लिए लेकर आया है, बिल्कुल शहर की टॉप मॉडल। थैंक यू मॉम, मैं आपको भी बिल्कुल टॉप मॉडल बना दूंगी, बिल्कुल अपनी तरह। बिल्कुल बहू, क्यों नहीं। और कुणाल बेटा, तू क्या गांव की गवार को उठा लाया? इसने तो घूंघट भी दो बीते का कर रखा है। ऐसा कहकर मनोरमा अपनी मॉडर्न बहू की आरती करने लगती है और उसका गृह प्रवेश भी कर देती है। वहीं वो अपनी छोटी बहू मीरा का गृह प्रवेश नहीं करती, जिस पर उसका पति भूपेश उससे कहता है, अरे मनोरमा, तुम क्या सिर्फ बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करवाओगी? तुमने तान्या बहू की तो आरती उतार ली, मगर मीरा बहू की आरती क्यों नहीं उतारी? अरे क्या मैं यहाँ पर दिन भर आरती करने के लिए खड़ी रहूं? कुणाल बेटा, अपने गांव की गवार बीवी को लेकर घर के अंदर आ जा। जी माँ। इसके बाद कुणाल अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर आ जाता है। सासू मॉम, वेयर इज माय रूम? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। पता नहीं ये गांव की गवार मेरी देवरानी इतनी भारी साड़ी में कैसे खड़ी है। मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी, मुझसे तो ये सब पहना ही नहीं जाएगा। तो जेठानी जी, आपको ये सब पहनने के लिए भी कौन कह रहा है? जैसे मुझे आपके ये अधनंगे कपड़े पसंद नहीं है, वैसे ही आपको मेरी ये साड़ी पसंद नहीं आ रही है। बात बराबर। What the hell? चुप करो मीरा बहू, तान्या तुम्हारी जेठानी है, उससे तुम बदतमीजी से बात करोगी? जी माँ जी। इसके बाद मनोरमा अपनी बहुओं को उनका कमरा बता देती है और वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे मनोरमा, आज नाश्ता मिलेगा या फिर ऐसे ही भूखे मारोगी? अजय आप भूल गए क्या, आज हमारी बहुओं की पहली रसोई है, थोड़ा सब्र करो। अभी मनोरमा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तान्या शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। गुड मॉर्निंग तान्या बहू, तुम तो इस शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो। थैंक यू मॉम। वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? वैसे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। व्हाट? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, मैंने तो आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, मीरा बहू है ना, वो बना देगी हम सभी के लिए नाश्ता, और वैसे भी आज उसकी भी तो पहली रसोई है। मीरा बहू, जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना दो, सभी को काम पर भी जाना है। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी सास बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करती है, क्योंकि वो एक गांव से है और ऊपर से वो गरीब भी है। इसके बावजूद भी मीरा सभी के लिए कुछ देर में नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहुत खूब मीरा बहू, तुमने तो खीर काफी स्वादिष्ट बनाया है। काफी अरसा बीत गया था ऐसा नाश्ता किए हुए। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। ओह वाओ, अगर मुझे पता होता कि पहली रसोई में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती। अब मैं क्या करूं? रुकिए जरा, इस घर की बड़ी बहू तान्या है, पहला गिफ्ट उसी का होना चाहिए। ऐसा कहकर मनोरमा मीरा से वो गिफ्ट छीन कर तान्या को दे देती है, जिस पर भूपेश उससे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मनोरमा किसी की एक नहीं सुनती। वहीं तान्या भी समझ चुकी थी कि उसकी सास तो उसकी मुट्ठी में आ चुकी है और इसलिए वो अपनी सास से एक दिन कहती है, माँ जी, मुझसे घर के काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या आप घर में किसी नौकरानी को लाने वाली हैं?
क्योंकि मेरे बस की तो ये काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तान्या बहू, हम भला नौकरानी को क्यों लाएंगे? तुझे काम नहीं करना तो मत कर। इस घर में मीरा है ना, वो भला किसी नौकरानी से कम है क्या? जी सासू मॉम। यार मेरी तो निकल पड़ी, क्या सास मिली है, इसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। मीरा बहू, आज से तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं, और अगर तुम्हारी जेठानी कोई काम बताए तो उसे मना नहीं करना। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी औकात किसी नौकरानी की तरह ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी कि तभी अचानक से एक कांच का गिलास मीरा के हाथ से गिरकर टूट जाता है। करमजली नास पीटी कहीं की, सारे काम खराब करती रहती है। कभी इधर तोड़ फोड़ मचाती है तो कभी उधर। अरे कोई काम तुझसे ढंग से आता भी है या नहीं? मेरी तान्या बहू को देख, वो कितनी गुणवान है। आज भी अगर मॉडलिंग में उतर जाए तो वो टॉप की मॉडल बन सकती है। तेरे पास क्या हुनर है? सारा दिन पड़े पड़े रोटियां तोड़ती है और काम फैलाती है। माँ जी, अभी परसों ही मीरा ने वॉशिंग मशीन खराब कर दी थी और अब ये गिलास तोड़ दिया। हाँ वो ही तो। मनोरमा के इस तरह चिल्लाने की वजह से उसका पति भूपेश वहाँ पर आ जाता है। अरे बस भी करो भाग्यवान, छोटी बहू बेचारी दिन भर लगी रहती है काम करने में, और तुम हो कि उस पर ताने कस रही हो। आ गए अपनी छोटी बहू की तारीफ करने। चल तान्या बहू। अरे बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर। मनोरमा थोड़ी पागल सी है, लेकिन एक दिन इसे भी पता चल जाएगा कि हीरा कौन है और कोयला कौन है। जी पिताजी, मैं माँ जी को खुश करके ही रहूंगी, आप देखिएगा। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार करूंगी। माँ जी ने कहा था कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, अब मैं अपना हुनर दिखाऊंगी। ठीक है बहू। ऐसे ही जब रात में कुणाल अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि मीरा सिलाई कर रही है। अरे ये क्या मीरा, तुम्हें सिलाई भी आती है? जी कुणाल जी, घर में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उसे ही ठीक करके मैं माँ जी के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मीरा, तुम माँ के लिए कितना सोचती हो यार। और एक वो है, और आज मुझे पिताजी ने बताया कि घर में क्या कुछ हुआ था। मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे मीरा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कुणाल जी। आप देखिएगा, माँ जी एक न एक दिन मुझे पूरी तरह अपना ही लेंगी। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, उन्हीं के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मैं घर में जितने भी मेरे पास पुराने कपड़े पड़े हुए थे, उन्हें इकट्ठा करके मैं उनके लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। आप बस मेरी एक मदद कीजिएगा कि कल आप कुछ मोती और जड़ी गोटे लेके आइएगा। ठीक है। इसके बाद मीरा पूरी लगन से अपनी सास के लिए एक ड्रेस तैयार करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तान्या को भी ये पता चल जाता है कि कल उसकी सास का जन्मदिन है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे किसी तरह ये पता चल गया कि सासू मॉम का जन्मदिन है। अब मुझे किसी भी तरह उन्हें खुश करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। एक्सपेंसिव ड्रेस देखकर वो मेरे पर और भी लट्टू हो जाएंगी। ऐसा सोचकर तान्या ऑनलाइन ड्रेस देखने लगती है और वो अपनी सास के लिए पूरे 2 लाख का ड्रेस खरीदती है। हाँ जी, ये ड्रेस सबसे बढ़िया है। इसे देने के बाद तो मेरी देवरानी जल भुन जाएगी। ये ठीक रहेगा मेरे लिए ड्रेस, आखिर मुझे भी तो टिप टॉप दिखना पड़ेगा। एक और तान्या अपने और अपनी सास के लिए ऑनलाइन ड्रेस खरीदती है, तो वहीं उसकी देवरानी मीरा अपने रूम में ही अपने और अपनी सास के लिए ड्रेस अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। हाँ, ये हो गया तैयार। कुणाल जी, मैंने जो मंगाया था वो आप ले आए? हाँ ये लो। यार ये ड्रेस तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सच में? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी ड्रेस भी कमाल की लग रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो मनीष मल्होत्रा ने खुद इसे डिजाइन किया हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां आज मनोरमा का जन्मदिन होता है। चारों तरफ चहल पहल होती है। तान्या अपना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन कर आती है, तो वहीं मीरा अपने हाथ से बनाया हुआ ड्रेस पहन कर आती है। मीरा की ड्रेस इतनी अच्छी होती है कि चारों तरफ बस उसी की चर्चा हो रही होती है। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है बहू। हाँ माँ जी, ये पूरे 2 लाख के हैं। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। अरे ये क्या,
इस गवार ने इतना महंगा ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई मेरे लिए। इसे देखकर तो किसी की भी काया पलट हो जाए। माँ जी, इस ड्रेस को मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। तभी कहूँ ये इतना खराब क्यों लग रहा है। एक काम करती हूँ, तेरी ड्रेस को यही रख देती हूँ और तान्या बहू, मैं तेरी ड्रेस पहन कर आती हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा उस ड्रेस को पहन कर आती है। लोग उस ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी मनोरमा के हाथों से ड्रिंक का गिलास उसकी ड्रेस पर गिर जाता है, जिस पर उसकी बड़ी बहू तान्या खूब चिल्लाती है। सच में गरीब को घी हजम नहीं होता। आपने पूरे 2 लाख की ड्रेस खराब कर दी। सॉरी। अब सॉरी से क्या फायदा। तुम्हारे दिल में जो था तुमने वो कह दिया। आज मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मैंने तो तुम्हें हीरा समझा था, लेकिन तुम तो असल में कोयला निकली और मेरी छोटी बहू असल में हीरा। ऐसा सुनकर तान्या वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। इसके बाद मनोरमा मीरा की बनाई हुई ड्रेस पहनती है, जहां उसकी बनाई गई ड्रेस की खूब तारीफ होती है। फंक्शन में आए हुए लोग उसकी सास की तरह अपने लिए भी ड्रेस सिलवाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर जाते हैं। वहीं अब मनोरमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इंतजार करें अगली कहानी का। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन कहानी के साथ। बहन मेघा, ये ले, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आई हूँ। चल जल्दी से उठ जा और कॉफी पी ले। अरे ओ मनहूस कहीं की, मैंने तुझे कई बार मना किया है ना कि मेरे सुबह की नींद खराब मत किया कर, और अब सुबह सुबह तूने अपना चेहरा ही दिखा दिया। पता नहीं मेरा पूरा दिन अब कैसा गुजरेगा। ये तू कैसी बातें कर रही है बहन? देख, मैं तेरी कोई बहन नहीं हूँ। और हाँ, ये ले जा अपनी कॉफी। ऐसा कहकर मेघा राधिका के मुंह पर उस कॉफी को फेंक देती है। तभी वहाँ पर मेघा की माँ आ जाती है। बिल्कुल सही किया मेघा बेटी, ये इसी के लायक है। कामचोर, करमजली, मनहूस कहीं की। जब देखो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है और काम से बचती फिरती है। जाकर घर के काम कर। ऐसा कहकर उर्मिला राधिका को वहां से भगा देती है। दरअसल उर्मिला और मेघा राधिका की सौतेली माँ और बहन थी। राधिका की माँ का देहांत राधिका के जन्म होते ही हो गया था। तब से उसके पिता भोला ने राधिका की परवरिश करने के लिए उर्मिला से शादी कर ली थी। कुछ सालों बाद उर्मिला एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा और उर्मिला दोनों ही शुरुआती समय से राधिका को परेशान करने में पीछे नहीं हटती थी और हर वक्त उसे अपना सौतेला व्यवहार दिखाती थी। और अब भोला के यहाँ ना होने से दोनों माँ बेटी का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ था। राधिका वहां से रोते रोते गांव के मंदिर में आ जाती है और हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे मुरली मनोहर, इस सौतेले रिश्ते को ऐसे सौगात में देने से अच्छा होता कि तू मुझे अनाथ ही रहने देता। आज मैं अपने घर में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हूँ। वही मंदिर में खड़ी दामिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो मन ही मन कान्हा जी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, हे मोहन गिरधारी, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये लड़की बिल्कुल भोली भाली और संस्कारी दिखाई प्रतीत होती है। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी अपने बेटे विवेक के लिए। ये इतनी सीधी है कि मैं इसे आसानी से अपने काबू में रख सकती हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन दामिनी राधिका के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है, जहां वो बिना दहेज लिए राधिका का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है। बिना दहेज की शादी के नाम पर उर्मिला तुरंत मान जाती है। दोनों की शादी पक्की भी हो जाती है और कुछ ही सप्ताह में विवेक बारात लेकर आता है और शादी वाले दिन राधिका के शरीर पर ढेर सारे गहने देखकर मेघा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने राधिका की शादी बहुत बड़े घर में कर दी। ये दिखने में बहुत ही अमीर पार्टी लगती है। देखो तो वो बुढ़िया कैसे सोने से लदी हुई है। सौतेली को इतना बढ़िया घर मिल गया। अब ये बात मुझे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये आपने ठीक नहीं किया माँ। अरे मेघा बेटी, मुझे क्या पता था कि ये इतनी अमीर है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं राधिका की शादी के बजाय तेरी शादी करवा देती। खैर, तू अब अपना मन खट्टा मत कर। मैं तेरी इससे भी बड़े घराने में शादी करवाऊंगी।
इस तरह राधिका शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। राधिका अपने ससुराल आकर बहुत खुश थी। उसने बखूबी एक बहू होने का फर्ज अपने ससुराल में निभाया। ऐसे ही समय बीतता है और उनकी शादी को 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान राधिका कभी मां नहीं बन पाई। ये देखकर दामिनी गुस्से से कहती है, ये सच में किस्मत की खोटी है। पता नहीं कैसी बांझ बहू पल्ले पड़ गई है। इससे शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इससे एक बच्चा नहीं जना गया। मुझे नहीं लगता ये हमारे कुल को एक वंश दे पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बांझ से अब उम्मीद करना ही गलत है। मेरे ख्याल से अब मेरे बेटे की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। विवेक की दूसरी शादी की बात जब राधिका को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, लेकिन अपने ससुराल की खुशियों के लिए विवेक की दूसरी शादी के लिए वो मान जाती है। माँ जी, शायद आप सही कह रही हैं। मैं हूँ ही घटिया, लेकिन क्या आप मेरे पर एक एहसान करेंगी? आप मेरे लिए सौतन तो देख रही हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना आप विवेक जी की शादी मेरी छोटी बहन मेघा से करवा दें। अरे वाह, आज तूने की ना पते की बात। तेरी शादी से लेकर आज तक तूने आज ही कुछ सही बोला है। मैं अभी समधन जी से बात करके आती हूँ। दरअसल राधिका के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर कोई और इस घर की बहू बनकर आती है तो पता नहीं उसका व्यवहार राधिका के प्रति कैसा होगा, जबकि वो जानती थी कि मेघा की उससे कुछ खास नहीं बनती। उसके बाद भी उसने अपनी बहन को सौतन बनाने के लिए मन बना लिया था। अगले ही सुबह दामिनी उर्मिला से अपने बेटे विवेक की शादी की बात करने जाती है। उर्मिला और मेघा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। कुछ दिन बाद विवेक और मेघा की शादी हो जाती है और मेघा बहू बन के अपने ससुराल आ जाती है। मेघा अपनी सौतेली बहन राधिका से कहती है, राधिका, अब तू अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे और मेरे पति को कोई डिस्टर्ब करे। राधिका दूसरे कमरे में जाकर रहने लगती है। अगले दिन जब विवेक ऑफिस से घर आता है तो राधिका उसके लिए खाना लेकर आती है कि तभी मेघा वहां पर आ जाती है और उसके हाथों से खाने की थाली गिरा देती है। अब से मेरे पति को खाना मैं ही परोसूंगी, समझी? तुम्हारा इस पर अब कोई हक नहीं है। तुम मेरे पति की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी सौतन बनकर मेरे इस घर में आई हो। ये सुनकर विवेक राधिका को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, मेघा बिल्कुल सच कह रही है। मुझ पर सिर्फ उसका ही हक है। तुम मुझे एक बच्चे का बाप तक नहीं बना पाई, इसलिए मुझे मेघा से शादी करनी पड़ी, क्योंकि जो खुशी तुम मुझे नहीं दे पाई हो ना, वो खुशी ये देगी। इसलिए मेघा का मुझ पर सबसे पहला हक है, समझे तुम? ये कहकर विवेक वहां से चला जाता है। देख मेरी सौतेली बहन और सौतन जी, अब तो तेरे मांग का सिंदूर और पति दोनों ही मेरे हुए। अब हकीकत में मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि तू। इसी तरह समय बीतता है। फिर एक दिन पता चलता है कि मेघा प्रेग्नेंट है। क्या? सच में मेघा बहू? ये सच है? मैं सच में दादी बनने वाली हूँ और मेरा बेटा पिता? क्या सच में इस घर में अब बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है? हाँ माँ जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू और मेरी सौतन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू कभी भी समझ नहीं पाई मेरी बहन, जिसने अपने माथे का सिंदूर तुझे हंसते हंसते दे दिया, वो भला तुम्हारी इस खुशी से क्यों जलेगी? और वैसे भी जब सभी ने ये मान ही लिया है कि मैं बांझ हूं और तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई हो, तो ये तो और भी खुशी की बात है ना। बस कर ये नाटक करना। अब से तुझे मेरी गर्भवती बहू और इसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है, समझी तू? अब राधिका मेघा की दिन रात सेवा करती है, लेकिन मेघा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो कोई ना कोई तरकीब निकाल ही रही होती है राधिका को परेशान करने के लिए। एक दिन राधिका उसे फल काट कर देती है, जिसे मेघा चुपके से बाहर फेंक देती है और जानबूझकर पपीता काटकर अपने प्लेट में रख देती है और फिर जाकर अपनी सास और पति को कहती है, माँ जी, ये देखिए आपकी लाडली बहू। और राधिका ने मुझे पपीता खाने को दिया है और रात को उसने तो बैंगन की सब्जी भी दी थी। शायद वो इसलिए कर रही है कि मैं और मेरा बच्चा दोनों ही मर जाए। इस तरह मेघा रोने धोने का नाटक करती है और राधिका को विवेक के हाथों से पिटवा देती है। विवेक और उसकी माँ दामिनी दोनों मिलकर राधिका की खूब पिटाई करते हैं। नहीं माँ जी,
विवेक जी मुझे मत मारिए। मेघा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राधिका इसी तरह से किसी न किसी गुस्से का शिकार होती रहती है, कभी उसके पति का तो कभी उसकी सास का, और साथ ही साथ उसे ताने भी सुनने पड़ते हैं। एक दिन, वैसे राधिका, कलेजा तो तुम्हारा खूब जलता होगा ना अपनी सौतेली बहन को अपने पति की बाहों में देखकर। जानती हो मेघा, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा नहीं। लेकिन मैंने अपनी बहन के लिए वो भी किया। इतना प्यार करती हूं मैं तुमसे। सिंदूर तो क्या, अगर तुम्हारे लिए मेरा जिस्म बेचकर तुम्हारे लिए खुशियां खरीदनी पड़ती तो मैं वो भी करती, उससे भी पीछे नहीं हटती। राधिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेघा थोड़ी भावुक सी हो जाती है और अंदर ही अंदर उसे काफी पछतावा भी होता है। वो उसे गले मिलने आ ही रही होती है कि तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उस समय घर पर कोई नहीं होता, जिसके बाद जैसे तैसे करके राधिका उसे अस्पताल लेकर जाती है और कुछ समय बाद विवेक और दामिनी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता था। खैर, अब मेघा खतरे से बाहर है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। साथ ही एक और खुशखबरी है, जब राधिका उसे यहाँ लेकर आई तो राधिका भी अचानक से बेहोश हो गई थी। तब हमने जांच किया तो पता चला कि राधिका भी गर्भवती है। ये सुनकर दामिनी और विवेक दोनों ही हैरान हो जाते हैं और फिर खुश भी। कुछ देर बाद मेघा राधिका के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन, जो मैंने तेरा घर तोड़ा। बचपन से आज तक मैंने तेरी हर खुशी छीनी। मैं कभी तेरी अच्छी बहन नहीं बन पाई। हाँ राधिका, हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा। जहां मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, वहीं मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। हाँ, सच में राधिका बहू, तू बहुत ही अच्छी है। हम सबको माफ कर दो। नहीं नहीं, आप सभी ऐसा मत कहिए। अब बीती बातों को भूलने में ही भलाई है। 2-3 दिन बाद मेघा बच्चे को लेकर घर आ जाती है। वहीं अब राधिका भी प्रेग्नेंट थी। जिस तरह राधिका ने मेघा का ध्यान रखा था, उसी तरह अब मेघा भी अपनी बहन राधिका का ध्यान रखती है और अब सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे नाचो गाओ, आज मेरे गरीब दोस्त की शादी है। शादी में आज धूम मचा दो, धूम। अरे अशोक भाई, बस भी करो। नहीं भाई, आज तो मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। अरे नाचो भाई नाचो, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हरिया बैलगाड़ी से अपनी बारात में जा रहा था और उसके कुछ दोस्त बैलगाड़ी के आगे नाच रहे थे। कुछ देर बाद हरिया अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरअसल लड़की के घर वाले भी गरीब थे, जो कि एक झोपड़ी में रहते थे। इस तरह कैसे भी करके दोनों की शादी हो जाती है और अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी गीता को बैलगाड़ी में बैठाकर अपने घर की ओर चल देता है। ऐसे ही चलते चलते काफी समय हो जाता है और गीता को प्यास लग जाती है, जिसके बाद वो अपने पति हरिया से बोलती है, अजी सुनिए ना, अभी हमें अपने घर जाने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अच्छा ऐसी बात है, अब थोड़ी दूर और चलते हैं, आगे एक नदी मिलेगी, वहाँ पर तुम्हें पानी पिला दूंगा। ठीक है जी। वैसे हम ये स्टेशन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या मेरा ससुराल स्टेशन की तरफ है? हाँ गीता, तुम ये समझ लेना, स्टेशन ही तुम्हारा ससुराल है। मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, चलो वहाँ पहुँचकर सब समझ जाओगे। हरिया इस तरह गीता को अभी दिलासा तो दे देता है, लेकिन गीता को ये नहीं पता था कि वो जिस ससुराल की अभिलाषा कर रही है, उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ देर बाद बैलगाड़ी ऐसे ही आगे की ओर चलती जाती है और रास्ते में एक नदी मिलता है, जहाँ हरिया पानी भर के लाता है और गीता को पिला देता है। इसके बाद फिर से बैलगाड़ी आगे की ओर चलने लगती है। कुछ घंटे के बाद बैलगाड़ी एक ट्रेन की पटरी के पास आकर रुक जाती है, जहाँ एक पुरानी ट्रेन की बोगी खड़ी होती है। अजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको सुसु लगी है, इसलिए आप यहाँ पर मुझे भी लेकर आ गए? अरे नहीं नहीं, दरअसल गीता, आज से यही तुम्हारा ससुराल है। आज से हम यहीं पर रहेंगे, ये ट्रेन की बोगी ही हमारा घर होगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे ससुराल ले जाने वाले थे ना?
गीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मम्मी को ये पहले ही बता दिया था कि मैं एक ट्रेन की बोगी में रहता हूँ, और माँ जी को शायद इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, माँ ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो बस ये बताया था कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं। आज से जैसा भी है, ये मेरा ससुराल है और आप मेरे पति। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। आप छोड़िए इन सभी बातों को। आप देखिएगा, मैं इस ट्रेन की बोगी को भी इतना सुंदर बना दूंगी कि ये अच्छे खासे घर से भी बेहतर लगेगा। इसके बाद गीता ट्रेन के अंदर आ जाती है और साफ सफाई करना चालू कर देती है। कुछ समय बाद वो ट्रेन के अंदर ही एक तरफ रहने का बंदोबस्त कर लेती है तो दूसरी तरफ रसोई बना लेती है। कुछ देर बाद जब हरिया ट्रेन के अंदर आता है तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है। अरे वाह गीता, तुम तो सच में बिल्कुल जादू करने निकली यार। तुमने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। आखिर पत्नी किसकी हूँ? आपकी ना, तो कमाल तो करूंगी। ऐसा कहकर गीता जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद हरिया और गीता की सुहाग रात थी। दोनों सुहाग रात मनाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। दोनों पति पत्नी सुबह उठ जाते हैं, जहां हरिया गीता से कहता है, देखो गीता, मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ। स्टेशन के शौचालय की सारी देखभाल मेरे पर ही है। उसके साफ सफाई से लेकर उसकी सारी मेंटेनेंस तक, साथ ही स्टेशन पर कोई गंदगी होती है तो वो भी मुझे ही साफ करना होता है। अब इससे मेरी ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन जो भी हो हमारा परिवार तो इससे चल ही जाएगा। बाकी मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा। तुम एक काम करना, थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा। बाकी आप रात में थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद हरिया काम पर चला जाता है। उधर हरिया रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता है तो इधर गीता ट्रेन को और भी बेहतर अपने ससुराल को बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और हरिया थका हारा घर आता है, जहां गीता ने उसके लिए पहले से ही खाना बनाकर रखा होता है। गीता कई महीने बीत गए थे घर का खाना खाए हुए, क्योंकि जब भी मैं काम से लौटता था तो खुद ही कच्चा पक्का बनाकर खा लिया करता था। उसी को खाया करता था और जैसे तैसे करके सो जाया करता था। लेकिन जब से तुम इस ट्रेन में आई हो ना, सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आखिर हुआ क्या था आपके साथ? मैंने सुना था कि आपके पास तो अपना खुद का जमीन और घर था, फिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गीता, तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मेरे इतने मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे निजी जीवन और मेरे अतीत में क्या हुआ उसे जानने का तुम्हें पूरा पूरा हक है। देखो, दरअसल आज से 3 साल पहले मैं अपनी माँ के साथ कांचीपुरम गांव में रहता था। मेरी माँ काफी बीमार थी। अरे बेटा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू अगर ऐसे ही मेरे ऊपर दवाइयों के चक्कर में पैसे लुटाएगा तो एक दिन तू कंगाल हो जाएगा, कंगाल। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला कोई माँ अपने बेटे को कभी गरीब होने दे सकती है क्या? हा? आप फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है, ऑपरेशन करवाना होगा बस। ऑपरेशन? बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। तू क्यों इतना फिक्र कर रहा है? देख, अब मेरी उम्र हो चली है, कुछ दिन की और मेहमान हूँ मैं बस। माँ, आप ये बेकार की बातें मत कीजिए ना। और हाँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? अगर लेट से पहुंचा तो लाला जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने खाना बना दिया है, आप समय पर खा लीजिएगा, ठीक है? और दवाई भी टाइम पर ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, जा, और थोड़ा ध्यान से जाइयो। इसके बाद हरिया लाला के खेत पर चला जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ पर लाला आता है। और हरिया, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? तेरी माँ कैसी है अभी? हाँ लाला जी, सब बढ़िया है, मतलब बस आपकी कृपा है। चल ठीक है, फिर मन लगाकर काम कर और 2 पैसे कमा। मैं भी यही देखना चाहता हूँ। जी लाला जी। दरअसल लाला की नजर हरिया के पुश्तैनी जमीन और घर पर था। वो कई सालों से उसे हड़पने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आज तक कोई भी मौका नहीं मिला था। तभी एक दिन अचानक हरिया का दोस्त अशोक भागता हुआ आता है और हरिया से कहता है, अरे हरिया भैया, गजब हुई गवाह। क्या हुआ अशोक भाई? भैया, आपकी माताजी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था।
मैंने जैसे तैसे करके उनको अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर डॉक्टर बता रहे हैं कि उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर ने पूरे 5 लाख का खर्चा बताया है। क्या 5 लाख? अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम एक साथ कैसे करूंगा? हरिया भाई, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप एक काम कीजिए ना, लाला जी से बात कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ लाला जी के पास। ऐसा कहते हुए हरिया लाला जी के घर पर पहुंच जाता है, जहां लाला हरिया से कहता है, देखो हरिया बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक लाला हूँ और कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ मैं। और तुम्हें 1-2 हजार तो नहीं चाहिए, बल्कि 5 लाख रुपए चाहिए। अब मैं किसकी गारंटी पर इतने सारे तुम्हें पैसे दूंगा? लाला जी, मैं एक एक पाई आपकी यहाँ पर काम करके उतार दूंगा, बस आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, मैं इस तरीके से तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक काम कर सकते हो तुम, अपना जो घर है ना, मेरे यहाँ पर गिरवी रख दो। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? हरिया को कोई और रास्ता नहीं सोचता है और वो लाला की ये बात मान लेता है। ठीक है लाला जी, मैं अपना घर और जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। लाला ये बखूबी जानता था कि हरिया अभी बहुत ही परेशान है और वो बिना कुछ पढ़े ही इन कागजों पर साइन कर देगा। इसलिए वो कागज पर गिरवी का नहीं बल्कि अपना मालिकाना हक कागज पर लिखवा रखा था। और हरिया बिना कुछ पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर देता है और 5 लाख रुपए लेकर वहां से अस्पताल चला जाता है। देखिए, आपने पैसे लाने में काफी देर कर दी। अगर आपने अपनी माता जी को पहले ही एडमिट करवा दिया होता तो शायद ऑपरेशन करवा लेते और वो आज जिंदा होती। हरिया ये बात सुनकर बहुत ही टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी माता का अंतिम संस्कार करवाता है। फिर उन 5 लाख रुपए को लेकर लाला जी के पास जाता है, जहां लाला उससे 5 लाख रुपए भी ले लेता है और वहां से उसे भगा भी देता है। और इस तरीके से लाला ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मैं कानूनी तौर पर भी लाला से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि कानूनी रूप से मेरा घर और मेरा जमीन अब उसी के नाम पर है और 5 लाख रुपए मैंने उसे वापस जो किया है उसका कोई गवाह भी नहीं था मेरे पास। चलिए हरिया जी, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उस लाला ने जो किया उसके किए की सजा ऊपर वाले जरूर उसे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना गीता, क्या कहना चाहती हो आप? आप स्टेशन पर ये काम छोड़कर कोई और काम कीजिए। एक काम करते हैं, हम और आप दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की स्टॉल लगाते हैं और सभी को चाय पकौड़े बेचते हैं। इससे हमारी स्थिति जल्दी से अच्छी हो सकती है। हाँ, कहे तो तुम सही रही हो, अब हम यही काम करेंगे। इसके बाद गीता और हरिया मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक चाय और पकोड़े का स्टॉल लगा देते हैं। उनके चाय पकोड़े का व्यापार काफी अच्छा चलता है और वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो कानून की बनाई हुई व्यवस्था से हार कर एक गलत कदम उठाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। अतुल अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करके बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर काम कर रहा था। वो अपने काम में काफी सिंसियर और लॉयल था। वो अपने पेरेंट्स से भी कभी कभार मिलने के लिए बाहर जाया करता था। एक दिन, बेटा, तुझे मिले हुए साल हो गए, तू कब आ रहा है हमसे मिलने के लिए? मेरी आंखें तरस गई है तुझे देखने को। माँ, फिक्र क्यों कर रही हो? मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलने के लिए वापस गांव आऊंगा। बस थोड़ा बहुत काम है, मैं उसे निपटा कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? अगर घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अभी मानो ये घर अकेले काटने को दौड़ता है। ठीक है माँ, मैं जल्दी गांव आ जाऊंगा ना, फिर इस बात पर विचार करते हैं। ऐसा कहकर अतुल फोन काट देता है और कुछ महीने बाद अपने माता पिता और भाई से मिलने के लिए बेंगलोर से बिहार जाता है। हाँ क्या मेरा बेटा? हाँ माँ, और पिताजी आप कैसे हैं? बस बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है पिताजी। और छोटे, तू कैसा है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना तेरी? बढ़िया चल रही है भैया। अब बेटा, तू इन बातों को घुमाना छोड़ और ये बता कि तू शादी कब कर रहा है? क्या भैया, आप भी 5G के जमाने में 2G वाला सवाल पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई है और आप हो कि बस बातें कर रहे हो। हाँ,
चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके नाम की एक प्रोफाइल शादी.com पर बना देता हूँ, फिर देखिएगा आपकी शादी कैसे चुटकियों में हो जाती है। इस तरह अतुल के छोटे भाई की बात सुनकर उसके सभी घर वाले हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शादी.com पर एक निकिता सिंघानिया की प्रोफाइल मिलती है, जिससे अतुल बात करता है। जहां दोनों के घर वालों को रिश्ता मंजूर हो जाता है, वहीं निकिता के पिता की तबीयत कुछ सही नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने निकिता की शादी जल्दबाजी में अतुल से करवा दिया और निकिता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू आओ, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी माँ जी। इसके बाद निकिता कलश को नीचे गिराते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ही कुछ समय हंसी खुशी से बीतता है और अब अतुल को अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर वापस जाना था और अभी हाल में ही शादी होने के कारण से अतुल को अपने साथ निकिता को भी ले जाना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट से बेंगलोर अपने घर पहुंच जाते हैं। निकिता जी, ये रहा हमारा कमरा। अतुल जी, आपको नहीं लगता कि ये घर थोड़ा छोटा है? हाँ, थोड़ा छोटा है, पर वैसे मतलब ये घर जो है ये मेरा 1 BHK का है। आपको तो पता ही है ना कि बेंगलोर में हर चीज़ कितनी महंगी है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा घर लेने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, ये घर भी काफी अच्छा है। वैसे हम दोनों जब तक गांव में थे एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, ना ही हमने ठीक से एक दूसरे से बात की। हाँ, सही कह रहे हो आप। अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक मॉडल ख्यालों वाली लड़की हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी की बीमारी और घर वालों के दबाव में आने के कारण मैंने ये शादी कर ली। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, मैं शादी से बहुत खुश हूँ, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। निकिता ऐसा कहकर अतुल की बातों को थोड़ा काट देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को समय देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अतुल कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। साथ ही कुछ महीने बीतने के बाद अब निकिता भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण से अतुल उसका अच्छे से ख्याल रखता है। निकिता, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और कुछ फ्रूट्स भी काट दिए हैं, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान रखना अपना और जल्दी से चीजें खा लेना, ठीक है? और हाँ, हेल्दी चीजें ही खाना। ठीक है, मैं समझ गई। वैसे भी मैं कुछ फालतू की चीजें नहीं खाती, तुम्हें तो पता ही है ना। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी बताई है। तुम भूल गई क्या? तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना है, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी बातें समझाकर अतुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही अतुल रोज ही निकिता का अच्छे से ध्यान रखता है और इसी प्रकार से 9 महीने बीत जाते हैं और निकिता बेंगलुरु के सबसे अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती है। इस बीच बच्चे का सही प्रकार से ध्यान रखने के लिए अतुल अपनी माँ को बिहार से बेंगलोर बुला लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों पर अक्सर अपनों की ही नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ अतुल और निकिता की जिंदगी में भी होता है। अतुल जी, माँ जी आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। शायद उन्हें कोई आपसे जरूरी काम है, एक बार आप बात कर लीजिए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। ये कहकर अतुल निकिता की माँ से बात करने लगता है। जी माँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? दामाद जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। माँ जी बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको? अब मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। दामाद जी, आपसे पैसे तो मुझे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अब कोई और चारा नहीं था। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। जी बेटा जी, आप मुझे अभी 15 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी करता हूँ। ऐसा कहकर अतुल निकिता की माँ मनीषा को 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद निकिता की माँ अपने आप से कहती है, मेरा दामाद तो बड़ा ही अमीर है। मैंने एक बार में 15 लाख रुपए मांगा और उसने बिना हिचकिचाहट के ही मुझे 15 लाख दे भी दिए। निकिता सही कह रही थी कि उसका पति काफी मोटा कमाता है। मुझे ही अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ करना होगा ताकि ये हमें और भी पैसे दे सके। एक काम करती हूँ, कल मैं निकिता से बात करती हूँ। जिसके बाद अगले दिन मनीषा अपनी बेटी निकिता को कॉल करती है। माँ, आप कैसी हो? ठीक तो हो ना? नहीं बेटी, मैं ठीक नहीं हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरा भाई कोई कामकाज नहीं करता। हाँ माँ, मुझे पता है। माँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं अभी के अभी वहाँ आ जाऊं। यहाँ मेरी सास घूसट बुढ़िया दिन भर मेरे सर पर मेरे चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पता नहीं वो मेरे से क्या चाहती है।
बेटा, मन तो मेरा भी तेरे बगैर नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, तेरी इस बेचारी माँ के पास तो ना घर है ना ही रोजगार। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूं ना। बेटी, तू एक काम कर, आज दामाद जी से मुझे 50 लाख रुपए और दिला दे, ताकि मैं यहाँ घर बना सकूं, और उसके बाद मैं तुझे यहीं पर बुला लूंगी। सच में माँ, आज ही इस बारे में बात करूंगी। ऐसा कहकर निकिता अपनी माँ का फोन काट देती है और अब अतुल शाम को घर आता है और वो इस बारे में उससे बात करता है। अतुल जी, मेरे मायके वाले को थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे अभी 1-2 दिन पहले ही तो मैंने 15 लाख रुपए दिए थे। नहीं, 15 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें पूरे 50 लाख रुपए की जरूरत है और वो आपको देना पड़ेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो निकिता? 50 लाख रुपए? मतलब तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? अरे इतने पैसे कमाने में लोगों की नानियां याद आ जाती है और तुम हो कि एक मामूली सी बात समझ नहीं रही हो। हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आपको उन्हें पैसे देने ही होंगे, नहीं तो क्या? हाँ, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, आप इसे धमकी ही समझ लीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 1 रुपए भी नहीं दूंगा। जाओ देखता हूँ तुम लोग क्या करने वाले हो। इस तरह अतुल के कहने पर निकिता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं जब ये बात निकिता अपनी मां निशा को बताती है तो वो उसे और भी ज्यादा भड़का देती है और अपनी बातों में उसे ऐसे पिरो लेती है जैसे जलेबी में चाशनी, क्योंकि निकिता अब अपना खुद का दिमाग नहीं बल्कि अपने माँ के दिमाग के अनुसार चल रही थी। इसलिए वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने छोटे से बच्चे के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। बेटी, मुझे पता था वो आदमी तुझे 1 रुपए भी नहीं देने वाला। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल वालों पर दहेज का केस कर दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। उन लोगों का दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए मुझे शायद ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद निकिता अपने ससुराल वालों पर झूठे दहेज का केस कर देती है, जिस कारण से अतुल का परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अतुल और उसके परिवार वालों पर निकिता केस जीतने के लिए बहुत ही घिनौना अपराध लगाती है। वो अपने छोटे से बच्चे को भी उसके पिता से मिलवाती नहीं है, जिस कारण से अतुल बहुत ज्यादा टूट जाता है। शायद मैं इस कानून से अकेले नहीं लड़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो ये कानून, मेरे ससुराल वाले सभी मेरे खिलाफ खड़े रहेंगे और इस कारण से मैं और मेरा परिवार हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए मुझे इस जहां से अलविदा कहना होगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर अतुल इस जहां को अलविदा कह देता है और जब ये बात पूरी दुनिया में फैलती है तो एक शख्स अतुल की आवाज बनकर एक साथ कानून को टटोलता है और अतुल को इंसाफ दिलाता है। निकिता और उसके द्वारा लगाए गए इल्जाम सारे झूठे साबित होते हैं और दहेज के इस झूठे केस के कारण कानून निकिता को भी सजा सुनाती है। इस तरह से यहाँ पर सच्चाई की जीत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान को अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए।